सुबह के 6 बजे थे। प्रिया की अलार्म घड़ी की आवाज से नींद टूटी। वो जल्दी से उठकर किचन में चली गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? रोज रोज का यही हाल है। पहले बच्चों का टिफिन बनाना, फिर राहुल का लंच, फिर सबका नाश्ता। इतनी जल्दी में कुछ भी ठीक से नहीं बन पाता। तभी आर्यन रसोई में आया और बड़बड़ाते हुए बोला, मम्मी, मुझे आज वही बोरिंग पराठे दे रही हो क्या? मेरे दोस्त तो कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आते हैं। उनकी मम्मी घर पर रहती है ना, तो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मुझे स्कूल में शर्म आती है जब दूसरे बच्चे मेरा टिफिन देखते हैं। रोहित की मम्मी कितने टेस्टी पराठे बनाती है, कभी कभी तो पिज्जा भी देती है टिफिन में। अरे बेटा, तो मम्मी की भी तो नौकरी है ना। मैं जितनी जल्दी में हूँ उतना ही बना पा रही हूँ। आज शाम को कुछ अच्छा बनाऊंगी तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी, ठीक है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। नहीं मम्मा, आप कहती हो फिर शाम को इतना थक जाती हो, मैगी बनाकर दे देती हो। कल भी आपने कहा था पिज्जा बनाने को, लेकिन फिर डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया। पापा भी बोलते हैं घर का खाना नहीं मिलता, और दादी भी परेशान रहती है। तभी राहुल भी तैयार होकर किचन में आ गया। प्रिया, मेरी शर्ट कहाँ है? कल वाली नीली शर्ट चाहिए थी जो मैंने प्रेस करने को दी थी, अभी तक प्रेस नहीं हुई क्या? आज क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है और मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गई। रात को इतनी थकी हुई थी कि प्रेस करना ही भूल गई। ऑफिस से आकर बच्चों का होमवर्क कराया, फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए। आप कोई और शर्ट पहन लीजिए ना, वो ग्रे वाली भी तो अच्छी है। यार प्रिया, ये क्या बात हुई? बॉस के सामने प्रेजेंटेशन है आज और तुम कह रही हो कोई भी शर्ट पहन लो। ऑफिस में पहली बार ये इम्प्रेशन की बात है। तुम्हारी नौकरी के चक्कर में घर का सब काम बिगड़ रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल? मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब संभालने की। आपकी सैलरी से तो बच्चों की फीस भी मुश्किल से भर रही थी, इसलिए मैंने नौकरी शुरू की। आप ही ने कहा था अब महंगाई बढ़ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम्हारी सैलरी आती है 25,000 और खर्च हो जाता है 30,000। रोज का खाना बाहर से आता है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बच्चों के कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, सफाई के लिए कमलाबाई आती है। तुम्हारे ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करनी पड़ती है। असल में प्रॉफिट की जगह तो लॉस हो रहा है। तभी अनन्या रोते हुए आई। मम्मी, मेरा स्कूल का होमवर्क अधूरा रह गया। आप कल रात बोले थे सुबह करा देंगे, लेकिन आपका अलार्म ही नहीं बजा, या फिर आपने सुना ही नहीं। अब मैडम डांटेगी और मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। दूसरे बच्चे हंसेंगे मुझ पर। अरे बेटा, मम्मी को भी तो नींद आ गई ना। मैं रात को 12 बजे तक ऑफिस का काम कर रही थी लैपटॉप पर। चलो अभी कर देती हूँ जल्दी जल्दी। कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं, अभी टाइम नहीं है, स्कूल बस आने वाली है 10 मिनट में, और मैथ्स का बहुत सारा होमवर्क है। हमने कल भी यही बोला था लेकिन भूल गए। मेरी दोस्त प्रिया की मम्मी ना रोज उसके साथ बैठकर होमवर्क कराती है। प्रिया का दिल टूट गया। वो बेटी के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी बेटा, मम्मी से गलती होगी। आज शाम को पक्का मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और वीकेंड पर तुम्हें पार्क भी ले चलूंगी, आइसक्रीम भी खाएंगे। आर्यन स्कूल जाते समय बोला, मम्मी, कल मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग है स्कूल में। टीचर ने कहा है मम्मी पापा दोनों को आना है। मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं और टीचर परेशान है। लास्ट टाइम भी आप नहीं आई थी क्योंकि ऑफिस में काम था। अब सब बच्चों के मम्मी पापा दोनों आएंगे और मेरे सिर्फ पापा आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, मैं इस बार पक्का आऊंगी। बॉस से छुट्टी मांग लूंगी, तो परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना। हाँ। बच्चे स्कूल चले गए। राहुल भी किसी तरह दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया अपनी सास के पास गई। मम्मी जी नमस्ते। आपकी दवाई का टाइम हो गया है, शुगर की दवाई लेनी है ना? बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। रात से चक्कर आ रहे हैं और सांस भी फूल रही है। तुम्हारे पापा जी भी परेशान है, उनका भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। हम तो बोझ लग रहा है ना इस घर में। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। अब कैसे ऐसी बात बोल सकती है? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, आज शाम को चेकअप भी करा लेंगे, आप परेशान मत हो। बेटा, तुम्हें पता भी नहीं चलता हम कब खाना खाते हैं, कब दवाई लेते हैं। कमलाबाई आती है तो वो खाना गर्म कर देती है, वरना हम भूखे ही सो जाते हैं। तुम सुबह जल्दी निकल जाती हो और शाम को थकी हुई वापस आती हो। ना तो बात करने का टाइम है, ना ही हमारी परेशानी सुनने का। तभी रामकिशन जी बाहर आए। बेटा प्रिया, मेरी भी तबीयत खराब है। कल रात सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन तुम तो लैपटॉप में बिजी थी। राहुल से भी नहीं कहा क्योंकि वो भी परेशान रहता है। हमारी उम्र में थोड़ा ध्यान चाहिए बेटा। पापा जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अभी ऑफिस में फोन करके छुट्टी ले लेती हूँ। आज आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी, आप दोनों का चेकअप भी करा देंगे। बेटा, छुट्टी लेने से तुम्हारी नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है।
पहले भी 2 बार छुट्टी ली है महीने में, बॉस नाराज हो जाएगा। प्रिया ऑफिस जाते समय मन में सोच रही थी। पड़ोसी सुनीता तभी मिली रास्ते में। अरे प्रिया कैसी है, बहुत दिनों बाद मिली। तो बिजी रहती है आजकल? हाँ दीदी, आजकल बहुत काम है, घर भी संभालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। मैं तो हमेशा कहती हूँ औरत का असली काम घर संभालना है। नौकरी करके क्या फायदा अगर घर ही बिगड़ जाए। तेरे बच्चे भी परेशान लग रहे हैं आजकल। आर्यन तो रोज हमारे घर आकर खाना खाता है क्योंकि तेरे घर में ठीक से खाना नहीं बनता। दीदी बात ये नहीं है, घर खर्च के लिए मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। राहुल की सैलरी से सब कुछ नहीं चल पा रहा था। लेकिन देख प्रिया, पैसा तो आ रहा है लेकिन खुशी तो चली गई ना घर से। तेरा पति भी परेशान रहता है, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, सास ससुर की तबीयत की भी कोई देखभाल नहीं हो रही। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? प्रिया को सुनीता की बात का जवाब देते नहीं बना। वो जल्दी से ऑफिस चली गई। ऑफिस में पूरा दिन प्रिया का मन परेशान रहा। शाम को घर वापस आई तो देखा कि आर्यन का होमवर्क अधूरा पड़ा है और अनन्या रो रही है। मम्मी आपने कहा था शाम को होमवर्क कराएंगे लेकिन आप लेट आए, अब कैसे करूँ? कल फिर टीचर डांटेंगे। राहुल भी परेशान लग रहा था। प्रिया, आज ऑफिस में बॉस ने कहा कि मेरी शर्ट प्रॉपर नहीं लग रही थी, प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं गई क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था। घर की प्रॉब्लम की वजह से ऑफिस में भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। राहुल, मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब कुछ संभालने की। मुझे भी तो थकान होती है। थकान सबको होती है प्रिया, लेकिन घर तो ठीक से चलना चाहिए ना। मम्मी पापा की तबीयत खराब है और हम दोनों को पता ही नहीं चलता। बच्चे भी परेशान है। तुम्हारी नौकरी से फायदा क्या हुआ अगर घर ही बिगड़ जाए? उस रात प्रिया देर तक सोचती रही। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। राहुल, मैंने सोचा है मैं नौकरी छोड़ दूंगी। क्या कह रही हो प्रिया, अचानक से ये फैसला? देखिए राहुल, मैंने हिसाब लगाया है। मेरी सैलरी 25,000 आती है लेकिन घर का खर्च उससे ज्यादा हो जाता है। रोज का खाना ऑर्डर करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 2,000 रुपए रोज खाने में चले जाते हैं, महीने के 60,000 सिर्फ खाने में। फिर धोबी की फीस, कमलाबाई की फीस, मेरी कैब की फीस, सब मिलाकर घाटा ही तो हो रहा है। लेकिन प्रिया, तुमने इतनी मेहनत से नौकरी पाई थी, तुम्हारी पोस्ट भी अच्छी है। हाँ, लेकिन घर की कीमत पर नहीं, बच्चों के भविष्य की कीमत पर नहीं। आर्यन के नंबर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अनन्या का होमवर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आपके मम्मी पापा की तबीयत की देखभाल भी नहीं हो पा रही और आप भी परेशान रहते हैं। तो फिर पैसे की प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी प्रिया? देखिए, अगर मैं घर पर रहूं तो कितना पैसा बचेगा? खाना घर में ही बनेगा तो महीने के 60,000 तो बच जाएंगे। तो भी कमलाबाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और 10,000 बच जाएंगे। मेरी कैब की फीस 15,000 बच जाएंगे। तो टोटल देखिए कितने सारे पैसे बच रहे हैं। मेरी सैलरी से ज्यादा तो बचत होगी। 2 दिन बाद प्रिया ने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दिया। अब वो घर पर ही रहने का फैसला कर चुकी थी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। बहू, आज इतने दिनों बाद घर का खाना मिला है। तुम्हारे हाथ का खाना कितना टेस्टी लगता है। मम्मी जी, अब मैं रोज आपके लिए अलग अलग डिश बनाऊंगी। आपकी डाइट भी प्रॉपर रखूंगी, शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। बेटा, आज तो तूने मन खुश कर दिया। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अब तो टाइम पर दवाई भी मिल जाएगी। आर्यन स्कूल से आकर खुश होकर बोला, वाह मम्मी, आज मेरे टिफिन में इतना टेस्टी पराठा था, सारे बच्चे पूछ रहे थे किसने बनाया। मैंने कहा मेरी मम्मी ने। अब मुझे शर्म नहीं आएगी टिफिन खोलने में। अनन्या भी खुशी से चिल्लाई, मम्मी आज आपने मेरा पूरा होमवर्क कराया और स्टोरी भी सुनाई। अब मैं सबसे अच्छे नंबर लाऊंगी, टीचर भी खुश हो जाएंगी। राहुल ऑफिस से आकर बोला, प्रिया, आज तो बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। बोला कि आजकल तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो, काम भी अच्छा कर रहे हो। और मेरी शर्ट भी ना आज प्रॉपर प्रेस थी। घर का खाना खाकर गया था तो एनर्जी भी ज्यादा थी। 2 महीने बाद पड़ोसी सुनीता मिली। अरे प्रिया, कितनी खुश लग रही है आजकल, चेहरे पर ग्लो है, बच्चे भी बहुत खुश लगते हैं। हाँ दीदी, अब मैं घर पर हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चों के नंबर भी बढ़ गए हैं, राहुल भी खुश है। लेकिन पैसे का क्या करती है? नौकरी छोड़ने से तो इनकम कम हो गई होगी। नहीं दीदी, असल में पहले खर्च ज्यादा हो रहा था। अब मैं घर का हिसाब रखती हूँ तो बचत ज्यादा हो रही है। 3 महीने बाद आर्यन का रिजल्ट आया। वो फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। मम्मी, मैं फर्स्ट आया हूँ। टीचर ने कहा जब से आप घर पर हैं तब से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, रोज होमवर्क भी कंप्लीट होता है। अनन्या भी अपनी ड्राइंग कंपटीशन में 2nd प्राइज जीत कर आई थी। मम्मी देखिए, मैंने प्राइज जीता। सुधा देवी की शुगर भी कंट्रोल में आ गई थी।
बहू, तुम्हारे आने के बाद मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। टाइम पर दवाई मिलती है, डाइट चार्ट भी फॉलो हो रहा है, डॉक्टर भी खुश है मेरी रिपोर्ट देखकर। रामकिशन का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया था। बेटा, अब तो जिंदगी में खुशी आ गई है। तुम्हारे साथ बातचीत भी हो जाती है, समय पर खाना भी मिलता है, दवाई भी नहीं छूटती। 6 महीने बाद राहुल को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया। प्रिया, आज मुझे प्रमोशन मिल गया। बॉस ने कहा कि पिछले 6 महीने से मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सैलरी भी बढ़ गई है 10,000 रुपए। तुम्हारे घर आने के बाद मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ गई है। देखा राहुल, मैंने कहा था ना, घर ठीक चलेगा तो बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। 1 साल बाद प्रिया अपनी सहेली रीटा से मिली, जो अभी भी नौकरी कर रही थी। प्रिया, तू नौकरी छोड़कर कैसा फील करती है? बोरिंग नहीं लगता क्या घर पर रहकर? अरे बिल्कुल भी नहीं रीटा। पहले लगता था सिर्फ नौकरी करके ही इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन अब पता चला कि घर को अच्छे से चलाना उतना ही इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं अब एक अच्छी मैनेजर हूँ अपने घर की। बजट प्लानिंग करती हूँ, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करती हूँ, सास ससुर की केयर करती हूँ। लेकिन पैसों की तो इंडिपेंडेंस चली गई ना? नहीं ना रीटा, असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ सैलरी लेना नहीं है, पैसों को सेव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वाह, इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो रीटा, औरत का घर से बाहर काम करना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि परिस्थिति क्या है। अगर नौकरी से प्रॉफिट हो रहा है और घर भी अच्छे से चल रहा है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है और फैमिली परेशान है तो सोचना पड़ता है। एक दिन सुनीता ने प्रिया से कहा, प्रिया, तू एग्जाम्पल बन गई है पूरे मोहल्ले में। कितनी औरतें आकर पूछती रहती है तूने कैसे अपना घर संभाला। दीदी, मैंने सिर्फ अपनी प्रायोरिटी तय की है। फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब घर खुश है तो बाकी सब चीजें तो ठीक हो ही जाती है। 2 साल बाद प्रिया ने घर से ही एक छोटा बिजनेस शुरू किया। वो होममेड खाना बनाकर आसपास के ऑफिसों में सप्लाई करने लगी। राहुल, देखिए, मैंने घर से ही अपना बिजनेस शुरू किया है। 10 ऑफिसों में रोज का खाना सप्लाई करती हूँ। महीने में 20,000 तक कमा लेती हूँ और घर का काम भी बिल्कुल ठीक चलता है। वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। घर से काम करने से बच्चों की भी देखभाल हो जाती है और इनकम भी हो जाती है। आर्यन अब 10वीं क्लास में था और टॉपर बन गया था। मम्मी, मुझे साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। टीचर ने कहा कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिलने से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आपका सपोर्ट ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अनन्या भी अब 8वीं में थी और हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाती थी। मम्मी, मेरे दोस्त कहते हैं आप बेस्ट मॉम हो। सुधा दीदी अब बिल्कुल हेल्दी थी। बहू, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशी आ गई है। अब मुझे लगता है मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती हो। रामकिशन भी अब हेल्दी और खुश थे। बेटा, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल है, सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत होती है, यही तो असली खुशी है। एक दिन रीटा फिर मिली। वो अब भी नौकरी कर रही थी लेकिन परेशान लग रही थी। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पति भी नाखुश है, घर की हालत खराब है। तुम्हें देखकर लगता है तुमने सही फैसला लिया था। देखो रीटा, हर औरत की स्थिति अलग होती है। तुम्हारे पास मदद के लिए कोई है या नहीं, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं, फाइनेंशियल नीड कितनी है, सब देखकर फैसला लेना पड़ता है। मेरे लिए घर को प्रायोरिटी देना सही था। तुम सही कह रही हो, मैं भी सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। रीटा, पहले हिसाब लगाओ कि फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो समझ जाओ घर से काम करना बेहतर होगा। 3 साल बाद प्रिया का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो अब 50,000 महीना कमा रही थी। राहुल, देखिए, अब मैं आपसे ज्यादा कमा रही हूँ, लेकिन घर का काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। यही है असली बैलेंस। प्रिया, तुमने सच में बहुत अच्छा फैसला लिया था। अब मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ बाहर जाकर नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है, घर को अच्छे से चलाना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें प्रिया के घर आई। प्रिया जी, हमें बताइए आपने कैसे अपना घर संभाला, हम भी बहुत परेशान हैं। देखिए बहनों, सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर पैसा कमाना जरूरी है तो उसके लिए दूसरे तरीके भी है। घर से भी काम कर सकते हैं, छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन घर में रहने से सोसाइटी में रिस्पेक्ट कम मिलती है। ये गलत सोच है बहना। असली रिस्पेक्ट तब मिलती है जब हमारा परिवार खुश हो, जब हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाए,
जब हमारे पति को घर में शांति मिले, जब घर के बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, यही तो है असली सक्सेस। ये बात सही है, हमारे बच्चे भी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए अगर जरूरत है और सब कुछ बैलेंस में है। लेकिन अगर फैमिली परेशान हो रही है तो फिर तो सोचना ही पड़ेगा ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही। शाम को राहुल ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारी वजह से न सिर्फ हमारा घर ठीक हुआ बल्कि पूरे मोहल्ले की औरतों को भी समझ में आ गई कि घर की वैल्यू क्या होती है। राहुल, मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर औरत को अपनी स्थिति के अनुसार फैसला लेना चाहिए। न तो हमें सिर्फ बाहर काम करने के लिए प्रेशर लेना चाहिए और न ही सिर्फ घर में रहने के लिए। जो भी फैसला ले वो फैमिली की खुशी को ध्यान में रखकर ले। 5 साल बाद आर्यन का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था। टॉप कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिली थी। मम्मी, मुझे IIT में एडमिशन मिल गया है। ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने मेरी पढ़ाई में इतना सपोर्ट किया। अनन्या भी अब 10वीं में थी और क्लास टॉपर थी। मम्मी, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ जो अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखे। सुधा देवी और रामकिशन दोनों अब स्वस्थ और खुश थे। बाहू, तुमने हमारी जिंदगी में इतनी खुशी भर दी है, अब हमें लगता है कि हम धन्य हैं। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि घर की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर जाकर काम करना। एक दिन प्रिया अपनी डायरी में लिख रही थी, आज 5 साल हो गए मेरे इस फैसले को। मैंने नौकरी छोड़कर घर संभालने का फैसला लिया था। आज मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। मैं खुद भी संतुष्ट हूँ। पैसे की बात करें तो मैं अब घर से काम करके अच्छी कमाई कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर औरत को यही करना चाहिए। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। राहुल ने पास आकर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, तुमने जो फैसला लिया था वो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सबके लिए अच्छा था। तुमने हमें दिखाया कि घर की खुशी ही असली दौलत है। तुम एक सफल औरत हो, एक सफल माँ हो और एक सफल बहू भी, एक सफल पत्नी भी और असली हाउसवाइफ। कितनी बार बोला है घर में ये मोमोज चाउमीन ये सब मत बनाया कर। सिंपल सीधी सी रोटी चावल नहीं बनता तुझसे। घर को घर रहने देना बहू, होटल क्यों बना रही है? माँ जी, ये बच्चों के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए सब्जी रोटी बनी है। ससुर जो कि 1 नंबर के चटोरे थे। तो जरा टेबल पर कपड़ा मार कर लगाना 2 प्लेट चाउमीन के। क्या बके जा रहे हैं? बहू खड़ी है सामने, कोई बेटा नहीं है। ससुर को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन वो क्या है ना, है तो ससुर। हाँ, तो घर पे ऐसा गंदा खाना बनता है तो लगता है जैसे किसी होटल में बैठे हो, तो आवाज भी वैसी ही निकलती है। जा बेटा, ले आ चाउमीन, अब बनी है तो खा लेते हैं, और क्या। हाँ, और क्या, हम नहीं खाएंगे तो सारा गंदा खाना ये लोग बच्चों को खिला देंगे ना। जा 4-5 मोमोज मेरे लिए भी ले आ। स्वरा के सास ससुर पुराने ख्यालों के थे और वो चाहते थे कि उनका घर भी उसी हिसाब से चलता रहे, जिससे उनकी दोनों बहुएं परेशान रहती हैं। स्वरा दीदी, लगता नहीं है कि मम्मी जी पापा जी जीने देंगे। पता है कल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि दाल चावल बनाया करो, बस यही ना। तुझे पता है इस महीने हम लोगों के घर पर चावल कितना लगा है? अरे बाप रे, क्या ही बोलो। अरे दीदी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दाल चावल बनाने में कौन सा वक्त लगता है। कल सासू माँ कह रही थी ये आंगन में चूल्हा बना ले और अब से रोटी चूल्हे की ही खिलाना। बताओ दीदी, इतनी गर्मी, ऊपर से सास ससुर की चूल्हे की खाने की डिमांड। मुझसे तो चूल्हे पर खाना नहीं बनने वाला, कहीं कोयले से जल के मर जाऊं तो ना बाबा ना। मुझसे कौन सा बनेगा दीदी, मैंने तो कभी गैस में भी खाना नहीं बनाया था शादी से पहले, और चूल्हे में खाना मेरे बस की बात नहीं है। तभी ससुर के खांसने की आवाज आती है और दोनों बहुएं लग जाती हैं काम पर, सर पर पल्ला और हाथ में बेलन। अरे बहू, क्या हो गया? आज खाना नहीं बनेगा क्या? पुराने जमाने में तो 7 बजे खाना लग जाता था, तब तो चूल्हा हुआ करता था, हाथ से गेहूं पीसा जाता था। अब पूरी सुविधा है, उसके बाद भी खाने में इतनी देरी। जब देखो तब हर बात पर पुराना जमाना ले आते हैं दीदी। हाँ, इन्हें भी तो कोई बताया कि पुराने जमाने में सास ससुर कैसे रहा करते थे। ससुर की फिर खांसने की आवाज आती है। लाई पापा जी खाना। तभी वहां स्वरा की बेटी आती है। मम्मी मम्मी चलो ना, स्कूल का होमवर्क करवा दो, बहुत सारा काम बचा है। पुराने जमाने में तो दादा दादी बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। जा अपने दादाजी के पास बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर ले। ससुर अलका की बात सुन लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ, आओ बिटिया, मैं कराता हूँ तुम्हारे स्कूल का काम।
वैसे भी तुम्हारी माँ को आता ही क्या है। ससुर की बात सुनकर अलका हंसती है और कहती है, दीदी ससुर जी को कम मत समझिए, सासू माँ से भी 4 हाथ आ गए हैं ये ताने बोलियां सुनाने में। तो सुनाने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तब पुराने जमाने का रोना लेकर बैठे रहते हैं, पर जब उनका दामाद आता है तब तो कोई पुराना जमाना उनको याद नहीं आता, तब तो ये एकदम मॉडर्न और शहरी हो जाते हैं। हाँ भाभी, ये ठीक कह रही हैं आप। मुझे क्या लगता है कि दामाद जी ही ठीक करेंगे इनको। वक्त गुजरता है और सास ससुर की सोच बहू के लिए जैसी की तैसी रहती है। फिर एक रोज, अरे बहू ये जूता तान कर कहाँ निकल रही है सुबह सुबह? हाँ, कहाँ जा रही है बता तो। माँ जी, वजन बढ़ता जा रहा है, साथ में 100 बीमारियां लग रही हैं। सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करना शुरू कर दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? वॉक? अरे ना ना ना, वॉक पर नहीं जाएगी तू। अगर तू वॉक पर गई तो हम लोगों को चाय कौन बना कर देगा? चाय के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा। बस मैं आधे घंटे वॉक करके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ सबके लिए। सास कुछ नहीं कहती और अलका वॉक के लिए निकल जाती है। दोपहर को जब सारा काम करके अलका फ्री होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी कि ससुर आवाज देते हैं, अलका बहू देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलका खुश हो जाती है कि पहली बार जिंदगी में सास ससुर उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। लेकिन ये क्या? पापा जी ये क्या है? ये तुम्हारे वॉक की मशीन है बहू। वो क्या ना चाहे तो हमें पूरे वक्त पर ही चाहिए। अलका देखती है सामने हाथ से गेहूं पीसने की चक्की रखी है। अब यह चक्की रोज 2 बार चलाना, हाँ? रोज रोटी के लिए घर का ही आटा होगा, घर का पीसा आटा भी मिल जाएगा और तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या? फिर क्या, अगले रोज से अलका का वॉक करना रुक जाता है और वो 2 वक्त रोटी के लिए गेहूं पीसने लगती है। क्या अलका, तूने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली खुद ही। क्या जरूरत थी उनके सामने वॉक पर निकलने की? अब पीसो चक्की। अलका बेचारी क्या करती। फिर एक रोज स्वरा तैयार होकर बच्चों के स्कूल जा रही थी। बेटा ये क्या पहना है? ये हमारे घर की परंपरा रही है क्या? पुराने जमाने से बहुएं साड़ियां पहनकर सर से पल्ला लेती थी, तभी घर से बाहर कदम रखती थी। ये सूट वूट हमारे घर पर कोई नहीं पहनता। जाओ इसे बदल कर आओ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? पापा जी बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल में कोई भी पेरेंट्स साड़ी पहनकर नहीं आते, और खास करके नेहा ने कहा है कि साड़ी मत पहनकर आना। उसकी सारी सहेलियों की माँ जींस टॉप में आती है। अगर मैं सारी औरतों की तरह जींस नहीं पहन सकती तो कम से कम सूट तो पहन लूं। उसकी बेइज्जती होगी अगर मैं सर पर पल्ला लेकर गई तो। वो ऐसे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है, हैं? जहाँ साड़ी पहनकर जाने पर बेइज्जती होती है। तभी वहां नेहा आती है। दादी प्लीज, आप अपने पुराने जमाने के ख्याल हमारे ऊपर ना थोपे। आपको पता है लास्ट टाइम मम्मा साड़ी पहनकर आई थी तो कैसी लग रही थी? मेरी सहेलियां आज तक मुझे चिढ़ाती आ रही है। जींस टॉप ना सही, पर मम्मा सूट पहनेगी। ससुर को नेहा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ तो नेहा को पड़ता है लेकिन डर स्वर आ जाती है। वो अंदर जाकर साड़ी पहन लेती है। जब कमरे में नेहा आती है, तुझे पता है ना दादा दादी पुराने ख्यालों के हैं, तो क्यों ऐसे जिद करती है? माँ अगर आप सूट पहनकर स्कूल नहीं आ रही है तो आपको मेरे स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं जाना ऐसे स्कूल। साड़ी भी आप गंवार वाली पहनती है। साड़ी पहनी तो अच्छे से पहनी जैसे मेरी टीचर पहनती है। स्वरा क्या कहती कि नई साड़ियां खरीदने की भी इजाजत नहीं है। मिलने बरतने वाले लोग जो साड़ी दे जाते हैं बस वही साड़ी उसके साथ सिलाने के लिए देती है। फिर शाम को, पता नहीं दीदी कहाँ से कांदा लहसुन की महक आ रही है। सच में दीदी, कभी कभी ना बड़ा मन करता है ऐसा लहसुन से भरा खाना खाने का। हमारे घर में कांदा लहसुन क्यों नहीं डालते सब्जी में? अरे डालते हैं लेकिन मौका पड़ने पर। ससुर जी तो खूब चाव से कांदा लहसुन वाला खाना खाते हैं, पर वही है ना अपने पुराने जमाने का राग, इनकी नाक ऊंची कर रखी है। तभी सासू माँ आ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? लहसुन वाला खाने का मन कर रहा है सासू माँ, आज बना ले क्या? हरे कृष्णा हरे रामा हरे राम। आज तो बहू बड़ी पूर्णमासी है, आज के दिन तो व्रत रखना चाहिए और तुम लहसुन की बात कर रही हो। पुराने जमाने में घर में कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं बनता था। अगर बनता भी था तो घर के बाहर चूल्हे में, समझ रही हो? और उसके बर्तन भी अलग होते थे। अब आज तो मैं इजाजत नहीं दूंगी लेकिन बाद में कभी देखती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। शाम को बहुएं खाना बना रही थी कि बड़ा बेटा अजय आ जाता है। अरे अजय क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गया, सब ठीक है? अरे माँ वो आज गुड़िया का पति विवेक आ रहा है ना, तो सोचा रात को खाने में उसके साथ बैठ जाऊं। नीलेश को तो आने में देर लगेगी।
सास ससुर विवेक का नाम सुनते ही उछल पड़ते हैं। विवेक उनका दामाद है, जिसकी 100 गलती भी इन लोगों को दिखाई नहीं देती। शाम को दामाद घर आता है तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अरे दामाद जी, गुड़िया को नहीं लाए? मैं हर जगह बीवी को ढोकर थोड़ी ना घूमता हूँ। वो तो आज भैया जिद करके बुला रहे थे तो आ गया। कुछ खाने पीने का भी मूड बन गया था। मैंने कहा बाहर बैठ के होटल में खाऊंगा, इससे अच्छा अपना घर है, चलता हूँ। क्यों ससुर जी, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या खाने पीने का मन है? जो बोलो वो बनवा दे, 2 बहू है। पापा आपको पता नहीं, ये आपका दामाद एक नंबर का शराबी है, तो क्या पिएगा ये सोचिए। क्या बोला भैया? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करते ना इंतजाम। वैसे बेटा स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है, ये तो पता है ना तुमको। वो ऐसा है ना पापा जी, ज्यादा अक्ल मत चलाइए अपनी। बोल रहा हूँ ना, कांदा भजी बना दीजिए, और वो भी छोटी वाली भाभी से कहिएगा। वो क्या है ना, अलका भाभी ने बहुत पहले कांदे के पकौड़े खिलाए थे मुझे। आज तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में बसा हुआ है। अलका तो ये सुनकर खुश हो जाती है। हे भगवान, कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। कांदा लहसुन खाने का मन हो रहा था और आ भी गया चांस। अरे बहू, जमाई राजा को कांदा के पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो जाकर किचन में तैयारी कर, और साथ में बटाटे में लहसुन की चटनी डालकर उसके भी पकौड़े बना लेना। मैं अजय से कहती हूँ तुझे सामान ला कर देगा। अलका का भी मन बहुत होता है कांदा लहसुन खाने का, लेकिन अभी अभी तो सास ने डांटा था उसे, तो सास की क्लास लगाना भी तो जरूरी है। नहीं नहीं माँ जी, आज तो बहुत बड़ी पूर्णमासी है, आज तो दुनिया भर के लोग व्रत रखते हैं, मुझसे नहीं बन पाएगा कांदा लहसुन वाला खाना आज। देख, ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी? चुपचाप खाना बनाने की तैयारी कर, हमारे जमाई राजा को खाना है। अलका मन ही मन मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, सब बनता है घर में, बस सुविधा के अनुसार। जब जवाई आ गया तो ये घर की सारी पुरानी परंपरा, सारे कायदे कानून उस छत के ऊपर दिखेंगे। दोनों बहुएं हंसने लगती है। खैर, जमाई राजा खाकर खूब सारा पीकर घर से निकल जाते हैं। हाय रे माँ जी, मेरे पैर पर बहुत चोट लगी है, चला भी नहीं जा रहा। दामाद जी भी जा चुके हैं, मैं चलिए अपने कमरे में सोने। माँ जी, मैं सारा बर्तन रख देती हूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए। ऐसा कैसे कोई काम नहीं है? हमारे घर में ये सब गंदी चीजें जब बनती है तो उसके बाद पूरे घर की धुलाई होती है। तो एक काम कर, पूरे घर को पानी से धो, पूरा घर शुद्ध कर, अगरबत्ती जला और उसके बाद सोने जाना। छोटी बहू समझ जाती है कि अचानक से बड़ी बहू ने क्यों चोट लगने का नाटक कर दिया। माँ जी, मुझे तो माफी करिए, वो क्या है ना, आज इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लहसुन छिलने में कितना टाइम गया आपको पता भी है। मैं जा रही हूँ सोने, और बिखरे बर्तन बटोर देती हूँ बस। छोटी बहू भी बर्तन बटोर कर अपने कमरे में चली जाती है। पर अगली सुबह ये क्या, पूरा घर जैसा का तैसा। अरे ये क्या, कल रात घर की धुलाई नहीं हुई? माँ जी, आप तो मुझसे धुलवाई करवाती थी जब भी घर में कांदा लहसुन वाला खाना बनवाती थी। क्या हो गया, बड़ी बहू बीमार हो गई तो क्या छोटी बहू को प्रेशर नहीं देना चाहिए? वाह दीदी, तो ये आपकी चाल थी। वही मैं सोचूं, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी, अब क्यों बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई? अब जो चीजें मैंने झेली है, एक बार तू भी तो देख कैसे मैंने इस घर में अपनी जिंदगी काटी है। पूरा खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, बर्तन बटोरने के बाद, पुरानी परंपरा का पालन करते हुए पूरे घर को पानी से धोकर अगरबत्ती जलाकर सोने जाती थी। फिर चाहे शरीर कांप ही क्यों ना जाए। तो क्या हुआ, कल रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस घर में। मैं थक गई थी दीदी, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा जो परंपरा है वो तो है ही। मुझे लगा शायद सासू माँ और ससुर जी मिलकर पूरा घर धो देंगे, लेकिन ये क्या, परंपरा तो टूट गई। क्यों पापा जी, है ना? ससुर सास की तरफ देखे सास ससुर को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं धोने लगी थी पूरा घर। वो तो तुम्हारे पापा जी ने कहा वो धो देंगे तो मैं सोने चली गई। अब देख रहे वो घर धुला भी नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं धोया आपने पूरा घर? अरे भगवान, ऊपर वाले का तो खौफ रखो। इस उम्र में इतना झूठ बोलकर कहाँ जाओगे? तुमने कब मुझसे कहा कि तुम धो दो घर? अरे ये आसान बात है क्या? रात में पूरा घर पानी से धोना, अगरबत्ती जलाना, अरे मेरे बस की बात नहीं है ये। वही तो पापा, पुरानी परंपरा का सारा बोझ आपने हमारी बीवियों पर डाल रखा है। ये तो भला हो इन दोनों लड़कियों का जो हमारा घर छोड़कर भागी नहीं, वरना कोई और होता तो कब का भाग जाता। अलका जब देखती है कि हवा बहुओं की तरफ से है तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करती है। भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया,
अब हमसे नहीं होता इतना काम। हमारी भी एक कैपेसिटी है काम करने की, हम भी थक जाते हैं। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कोई तुमसे कुआं नहीं खुदवाते हम, बस घर की जो पुरानी परंपरा है बस उसी का पालन करवाते हैं। और अगर नहीं पालन कर सकती हो तो अपने घर जाओ। और ये तो क्या कह रहा है अजय कि ये भागी नहीं है? अरे हमने कौन से कोड़े बरसा दिए जो ये नहीं भागी? और देख बेटा, तुझे लग रहा है ना कि हम जुर्म कर रहे हैं, तो कल से इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अजय देखता है कि गंगा तो उल्टी बह रही है, माँ बाप उसको घर से निकालने की बात कर रहा है तो वो भी पलट जाता है। अरे नहीं नहीं, मम्मी सही कह रही है, घर की परंपरा को तो बरकरार रखना ही है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर आप भी तो कभी बहू थी। आ गया ना लाइन पर? अब बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर, समझा? अब जा यहाँ से। अजय वहां से निकल जाता है और दोनों बहुएं समझ जाती हैं कि उनकी जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ सकती। रहना है तो इसी स्थिति में रहना है। लेकिन कहते हैं ना, 100 रास्ते भले बंद हो जाए लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता जरूर खोल देता है। और वो रास्ता था, अरे दामाद जी आए हैं, सुन रहे हैं? हमारे तो भाग्य खुल गए। कल रात में ही आप खा पी कर गए और आज सुबह नाश्ते में भी आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद घर पर भोग लगाने आए हैं। बताइए आज क्या बना दे आपके लिए? सासू माँ, रात का सर दर्द अभी तक उतरा नहीं है। सबसे पहले एक नींबू पानी और उसके बाद 1 प्लेट कांदा पोहा और लहसुन की चटनी के साथ बटाटा वड़ा। जरा जल्दी करना। अभी तो सबने आंख खोली ही थी, ऐसे में ही आंख खोलती ही कांदा लहसुन। ये तो इस घर की परंपरा कभी थी ही नहीं। कांदा पोहा तो माँ जी ही बहुत अच्छा बनाती है, आज वही बनाएंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? भाभी सही बात है, माँ जी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक। आज तो कांदा पोहा मैं सासू माँ के हाथ का ही खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, ना ही पूजा की है। पूजा के बिना मैं कुछ नहीं करती। तो फिर मैं चला अपने घर, बोलूंगा आपकी बेटी को कि तुम्हारे घर से भूखे पेट आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मेरी दोनों बहुएं आपकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेंगी। आप जो बोलेंगे वही बनाएंगी, बस मुझे माफ करिए। सही कह रही है आपकी सास दामाद जी। हमारे घर की परंपरा नहीं है सुबह सुबह कांदे की चीज खाने की। अब आपकी खातिर हम वो कर भी देंगे, लेकिन हमें मत कहिए, ये काम दोनों बहुएं कर देंगे। पिताजी, परंपरा तो मेरे घर की भी नहीं है सुबह सुबह कांदा लहसुन ये सब खाने की। मुझे माफ करिए, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो बनाना ही नहीं आता, और वैसे भी सुबह में मेरा इतना काम फैला है कि अगर कांदा काटने में लगी तो बाकी का काम कौन करेगा? वैसे भी इस घर की परंपरा के अनुसार वो सारे काम बहुत जरूरी है, तो मुझे भी माफ करें। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है, लेकिन दामाद वहीं खड़ा रहता है। परंपरा? ये क्या शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही है जहाँ परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है? ससुर जी, आप लोग घर को घर क्यों नहीं रहने दे रहे? सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ मैं ऐसा करूँ तो? अगर उसकी भी सारी इच्छाएं मैं दबाकर अपने घर के ढकोसलों को उसके पीठ पर लाद दूं तो चलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना, कमर टूट जाती है, मैं जानती हूँ ना। ये दोनों बहुओं को जब हम काम बोलते हैं तो ये कितना थक जाती है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी मत करना। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप सही कह रहे हैं। पुरानी परंपरा के नाम पर हम अपनी बहुओं के साथ नाइंसाफी कर रहे थे, उन पर झूठा बोझ डाल रहे थे। बेटा, हमें माफ करना, आपने हमारी आंखें खोल दी। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे उम्मीद करें? आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जियो, और कोई पुरानी परंपरा, कोई पुराने रीति रिवाजों की चिंता करने की जरूरत ना है। जितना जरूरी है हम उतना ही करेंगे। जबरदस्ती के ढकोसलों को अब हम तुम्हारे सर पर नहीं डालेंगे, हमें माफ करना। दामाद ये सुनकर दोनों बहुओं की ओर देखकर मुस्कुराता है, वहां से जाने लगता है कि अरे दामाद जी, कांदे पोहे तो खाते जाइए।